नमस्कार। कभी सोचा है कि हर परमाणु के अंदर एक तरह का छिपा हुआ ब्लूप्रिंट होता है? मतलब कुछ ऐसे नियम जो सब कुछ व्यवस्थित रखते हैं, बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में। तो आज हम इसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं, वो नियम जो तय करते हैं कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ और कैसे रहेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक एटम अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को मैनेज कैसे करता है ताकि कोई अफरा तफरी ना मचे। ये एक बड़ी पहेली लगती है ना? पर इसका जवाब कुछ बहुत ही आसान और शानदार नियमों में छिपा है। और इस पहेली को सुलझाने का आइडिया दिया था बोर और बरी ने। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए खास एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिन्हें हम शेल्स कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी इमारत में अलग अलग मंजिलें होती हैं, हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक तय जगह, एक ऑर्गेनाइज्ड घर। तो इस एटॉमिक घर का पहला नियम क्या है? ये सब कुछ कैपेसिटी के बारे में है, मतलब किस मंजिल पर कितने लोग रह सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला नियम, मैक्सिमम कैपेसिटी। और इस नियम के पीछे है एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल फॉर्मूला, 2n²। यहाँ n का मतलब है शेल का नंबर, यानी कौन सी मंजिल। बस ये एक फॉर्मूला हमें बता देता है कि हर शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। पहली मंजिल, जिसे के शेल कहते हैं, उसके लिए n हुआ 1, तो फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दूसरी मंजिल L शेल में n 2 है, तो कैपेसिटी बढ़कर हो जाती है 8, और ये पैटर्न ऐसे ही चलता है, M शेल में 18 और N शेल में 32 तक। है ना कमाल का? चलिए अब आते हैं दूसरे नियम पर। ये एक तरह की स्पेशल कंडीशन है जो पहले नियम में एक छोटा सा ट्विस्ट लाती है। और वो स्पेशल कंडीशन है ये नंबर 8। नियम ये कहता है कि किसी शेल की टोटल कैपेसिटी चाहे जितनी भी हो, अगर वो सबसे बाहरी शेल है तो उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। बस ये एक लिमिट है जो केमिस्ट्री की पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। और अब हमारा आखिरी नियम, जो ये तय करता है कि इन शेल्स को भरने का सही तरीका क्या है, मतलब कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो इसका जवाब है अंदर से बाहर की तरफ। एटम हमेशा अपने शेल्स को अंदर से भरना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले न्यूक्लियस के सबसे पास वाले शेल में जाते हैं, और जब वो शेल पूरा भर जाता है, सिर्फ तभी वो अगली मंजिल पर जाते हैं। ये एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब मजा आएगा जब हम देखेंगे कि ये सारे नियम असल में एक साथ कैसे काम करते हैं। तो चलिए कुछ एटम्स बनाकर देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं कार्बन को। कार्बन के पास होते हैं कुल 6 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए इन नियमों को इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये कैसे अरेंज होंगे। ये तो बहुत सीधा है। नियम नंबर 3 के हिसाब से हम अंदर से शुरू करेंगे। पहला शेल के शेल 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो हमने 2 वहां रख दिए। अब 6 में से बचे 4, वो चले जाएंगे अगली मंजिल यानी L शेल में। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2,4। सिंपल। अगला एग्जाम्पल है सोडियम का। इसके पास है 11 इलेक्ट्रॉन। देखते हैं कि इसका घर कैसे बसेगा। प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगा। पहला के शेल 2 इलेक्ट्रॉनों से पूरा भर गया। दूसरा L शेल अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी यानी 8 इलेक्ट्रॉनों से भर गया। अब तक हो गए 2 और 8 मतलब 10। हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वो जाएगा तीसरी मंजिल M शेल में। तो सोडियम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 2, 8, 1। ठीक है, अब जब हम नियम जान चुके हैं तो चलिए एक छोटी सी पहेली से इसे और पक्का कर लेते हैं। सवाल बहुत सिंपल है। अगर किसी एटम के पहले 2 शेल्स यानी K और L दोनों पूरी तरह से भरे हुए हैं, तो उस एटम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जरा सोचिए। और सही जवाब है 10। हिसाब बिल्कुल साफ है ना? पहले K शेल की कैपेसिटी है 2 और दूसरे L शेल की कैपेसिटी है 8, तो 2 + 8 हुए 10। चलिए जाते जाते उस एक नियम को फिर से याद कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे बाहरी शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ये एक छोटा सा नियम ही पूरी केमिस्ट्री की दुनिया की नींव है। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। अगर किसी एटम का सबसे बाहरी शेल ही उसकी पहचान और उसके व्यवहार की चाबी है, तो तब क्या होता है जब वो शेल अधूरा हो, मतलब पूरा भरावा ना हो? बस यहीं से केमिकल बॉन्ड्स और रिएक्शंस की पूरी कहानी शुरू होती है। इसके बारे में सोचिएगा।